हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सीधा फैक्ट्स दे देता है कि इसमें ये किस केस के जजमेंट है या इसमें किस किस जस्टिस ने जजमेंट दिया है। तो ये सब आपको याद रहेगा तो आप प्री में आपके मार्क क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है। हम देखते हैं आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879 का केस है। ये सेक्शन 6 से रिलेटेड है। सेक्शन 6 पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, केस लॉज है, तो उसके लिए आपको पहले सेक्शन 6 के बहुत अच्छे से असेंशियल एलिमेंट्स को समझना होगा। उसके बाद अगर कोई भी केस लॉ आएगा तो आप उसमें उसको कनेक्ट करके अपना कंक्लूजन, अगर आपको मेंस में लिखना होगा तो आप कंक्लूड कर सकेंगे कि एग्जैक्टली उस केस में प्रॉपरली क्या कहा गया था। तो सेक्शन 6 में बेसिकली आपको याद रखना है, वो बात करता है कि कब कोई फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस के एक्ट के हिसाब से केवल वही फैक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट है और जो फैक्ट इन इशू है वही इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल होंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है। तो अब सेक्शन 6 से लेके 55 तक कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जो रेलेवेंट तो नहीं है बट उनका कुछ कनेक्शन है रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के से, जिसकी वजह से उन्हें रेलेवेंट फैक्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो सेक्शन 6 वही कहता है कि कोई एक ऐसा फैक्ट है जिसकी अपने में तो कोई रेलेवेंसी नहीं है बट जब हम उसको एक लाइट में देखते हैं रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के साथ तो वो एक सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में हुए होते हैं, भले वो डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ बट वो इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, वो एक पूरी कंप्लीट चेन बनाते हैं जिसकी वजह से वो फैक्ट ऐसे तो रेलिवेंट नहीं है बट जस्ट बिकॉज दे मेक अ सेम चेन विद द फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट, वो भी फैक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में एक औरत रहती है जिसकी गर्दन काट दी जाती है और वो अचानक से रूम के बाहर आती है और वो अपनी आंट से कहती है कि ये देखिए बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। तो इसमें जो चीफ जस्टिस कॉकबर्न थे उन्होंने कहा था कि ये स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, ये एक चेन में नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फैब्रिकेशन हो सकता है, सर्टनिटी उतनी नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो जिस वुमेन ने दिया था वो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है और एडमिसिबल नहीं होगा। इस जजमेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड ने आर वर्सेस क्रिस्टी के केस में जो है अप्रूव किया था। दूसरा केस है आर वर्सेस फोस्टर, ये भी आपका सेक्शन 6 से रिलेटेड है। इसमें एक विटनेस रहता है जो एक व्हीकल को आते हुए देखता है जो बहुत तेज़ स्पीड में आती है बट उसने एक्चुअल में एक्सीडेंट नहीं देखा। उसके थोड़े ही कुछ सेकंड बाद उसको एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वहाँ पे वो जाता है तो देखता है कि जो इंजर्ड पर्सन रहता है वो उसको बताता है कि एक कार आ रही थी जिस बहुत स्पीड में आई थी, उसी ने मुझे ठोकर मारी है, और बाद में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे दो उस विटनेस ने कार से एक्सीडेंट होते हुए एक्चुअल में नहीं देखा था बट वो दोनों स्टेटमेंट जो डिसीज़ ने दिया प्लस उस विक्टिम ने जो देखा, जो उस विटनेस ने देखा, ये दोनों एक कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, एकदम आगे पीछे हो रहे हैं, एकदम रेलेवेंट है। इनमें टाइम की जो गैप है वो इतनी कम है कि फैब्रिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सेक्शन 6 में रेलेवेंट है। आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सेक्शन 6 से रिलेटेड है। इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई थी कि कब टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन जो है एडमिसिबल होंगे। तो इसमें ये था कि जो भी जिस पर्सन की आवाज़ है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो, मैटर इन इशू से रिलेटेड हो, तब जाके टेप रिकॉर्डेड जो कॉन्वर्सेशन है वो एडमिसिबल होंगे। रतन वर्सेस क्वीन, ये भी सेक्शन 6 से रिलेटेड है। इसमें एक औरत रहती है वो जो टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करके कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से जान का खतरा है, प्लीज़ आप मेरी फ़ोन जो है पुलिस वाले से कनेक्ट कर दीजिए। जब तक फ़ोन जो है वो पुलिस से कनेक्ट होता है, उसकी जो लेडी रहती है उसके साइड से कनेक्शन कट हो जाता है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो ऑलरेडी शी वॉज डेड। तो यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट टेलीफोन ऑपरेटर को दिया तो वो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या था, उस औरत की जो डेथ थी वो फैक्ट एंड इशू था कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा है। यहाँ पे उसका जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाता है सेक्शन 6 के अंदर, क्योंकि ये एक सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। दलाल सिंह वर्सेस जेएम सिंह, ये सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाइस है। इसमें कहा गया था कि जो बर्डन होता है प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करने का वो अक्यूज़्ड के ऊपर होता है। अब प्ली ऑफ एलिबाई होता गया है, इसमें अक्यूज़ बेसिकली ये कहता है कि जब एक्चुअल क्राइम हो रहा था तो आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, यानी कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है जब क्राइम
दिल्ली में हो रहा था और उस वक्त मैं लखनऊ में था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे वो ये एक तरीके से अपने डिफेंस में एक बात रखता है कि जो प्लेस ऑफ क्राइम या किसी भी तरीके से मैं क्राइम के सीन पे मौजूद नहीं था। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछता है कि दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी किस सेक्शन पे है, तो ये भी आपका सेक्शन नंबर 11 पे है। पाखला नारायण वर्सेस एम्परर और पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये दोनों केस जो है कन्फेशन से हैं। कन्फेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी लॉर्ड अटकिन ने दी थी, ठीक है, मगर उस डेफिनेशन को पाखला नारायण के केस में एक्सेप्ट नहीं किया गया था और वहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने एक नई डेफिनेशन दी कन्फेशन को, जिसको पलविंदर कौर के केस में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा था कि कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटैंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, मतलब डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट सुन के साफ साफ लगना चाहिए कि कोई पर्सन अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, ये आपका सेक्शन 27 से रिलेटेड है। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है सेक्शन 27। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटी कालू, ये भी कहा गया था कि सेक्शन 27 इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 क्या है आपका? सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है कि वन कैन नॉट बी अ फोर्स टू बी अ विटनेस इन हिज ओन केस ओनली। फुलकरी कोटाया वर्सेस एम्परर, ये भी केस आपका सेक्शन 27 से रिलेटेड है। इसमें जो है फैक्ट डिस्कवर्ड की जो है एक्चुअल डेफिनेशन दी गई थी जो सेक्शन 27 में मेंशन है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये आपका सेक्शन 30 से रिलेटेड है। इसमें कहा गया था कि जो भी टेस्टिमनी कोई अक्यूज अदर को अक्यूज को लेके देता है वो बहुत वीक एविडेंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक एविडेंस होता है। वहाँ पे उसको बिना कोरोबोरेट किए आप किसी को अदर को अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। कोरोबोरेट करने का मतलब ये है कि आपको उसको प्रॉपरली वहाँ पे एग्ज़ामिन करना होगा कि जो भी उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दिए हैं वो प्रेजेंट स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी आपका यूपी 2018 में पूछा हुआ था कि अपने आप से अगर हम कॉन्वर्सेशन करके कोई चीज़ कन्फेस कर रहे हैं तो वो भी एविडेंस में लिया जा सकता है अगर किसी थर्ड पर्सन ने उसको सुन लिया हो, ठीक है। प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कहा गया था कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इसका मतलब जो पलट जाता है अपनी बातों से, पहले उसने कोई और चीज़ कन्फेस की फिर बाद में कुछ और कहता है, उसको बिना कोरोबोरेट किए यहाँ पे कन्विक्शन करना विल नॉट बी सेफ। पाखला नारायण वर्सेस एम्परर, ये आपका रिलेटेड है, आपका डाइंग डिक्लेरेशन से भी रिलेटेड है। तो इस केस में क्या कहा गया था कि जो भी डिसीज़ ने अपनी वाइफ से जो स्टेटमेंट दिया था कि उसने एक्चुअली बताया था कि मैं कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ, किसी ने मुझसे कुछ उधार लिया है, मैं उसके घर जा रहा हूँ पैसे लेने, और जब वो जाता है तो बाद में नेक्स्ट डे उसकी डेथ की खबर आती है। तो यहाँ उसका जो लास्ट स्टेटमेंट था वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, इस केस में कहा गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो है आप उसको साइन या कंडक्ट, क्योंकि इसमें एक लड़की रहती है जिसकी गर्दन काट दी जाती है, तो वो अपने इशारों में बताती है कि उसके साथ ये किसने किया, ठीक है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये भी केस आपका डाइंग डिक्लेरेशन से है। इसमें कहा गया था कि कोई ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन को आप सोल बेसिस नहीं बना सकते हैं कन्विक्शन का, अनलेस आपने उस स्टेटमेंट को कोरोबोरेट ना किया हो, ठीक है। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो नेसेसिटी रूल पे है, उसको आप वीकर एविडेंस के तौर पे नहीं देख सकते। ये बाकी जितना डायरेक्ट एविडेंस ही उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये आपका रिलेटेड है सेक्शन 45 से। ये जो प्रोफेशनल गोल्ड्समिथ यानी जो सोनार होते हैं, जो वो जो बताते हैं कि गोल्ड कितना प्योर है कि नहीं, तो उनका जो यहाँ पे ओपिनियन है वो सेक्शन 45 के अंदर रेलेवेंट है। आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये रिलेटेड है आपका 113B, जो बात करता है डाउरी डेथ से रिलेटेड, उसमें प्रिजम्पशन रेज किया गया है। तो इसमें ये कहा गया था कि जस्ट बिकॉज अक्यूज 302 से अक्विट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 113B का जो प्रिजम्पशन है वो अपने आप ही रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है।
114A जो रेप के केसेस में कंसेंट की बात करता है, उसको लेके यहाँ पे बहुत मेजर अमेंडमेंट किया गया था इसी केस के बाद, और इसको मथुरा केस नाम से भी जानते हैं। इसी जजमेंट के बाद 114A को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इस केस में बस इतना कहा गया, मतलब इस जो ये केस था, ठीक है, तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट के बाद 114A में अब ये हो गया है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो विक्टिम है, जो रेप विक्टिम है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, प्लस वो ये प्रूफ बता देती है कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी, यानी कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था दैट वाज अगेंस्ट माय कंसेंट, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसको ये प्रूव करने का, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो चुका है, तो उसको ये प्रूव करना रहता है कि कंसेंट थी उस लड़की की। ये बर्डन अब अक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। MC वर्गीज़ वर्सेस TJ पोन्नम, ये भी आपका रिलेटेड है 122 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज थे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये आपका प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।